हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे वही यूरोप जिसको ट्रंप ने कहा था कि तुम भी भारत पर दबाव बनाओ, लेकिन आज वही यूरोप दोस्तों ट्रंप की हालत खराब कर रहा है। जी हां, भारत के बाद अब ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने अमेरिका के लिए डाक सेवा रोक दी। जी हां दोस्तों, भारत के बाद अब इन देशों ने भी बड़ा फैसला ले लिया। बताएंगे कैसे भारत के समर्थन में उतरे ये सारे यूरोप के देश, कैसे ट्रंप को दिया तगड़ा वाला झटका, आपको बताएंगे दोस्तों। कल ही हमने एक खबर बताया था कि भारत ने अमेरिका के लिए सारे पोस्टल सर्विसेज को बंद कर दिया, जिसके बाद आज नई और बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूरोपीय देश भी भारत के समर्थन में खुलकर उतर गए हैं दोस्तों। बड़ा ही इंटरेस्टिंग खबर होने वाला है। जैसे ही भारत को इनका सपोर्ट मिला दोस्तों, भारत ने भी क्लियर कह दिया कि जहां से होगी अच्छी डील वहां से खरीदेंगे तेल। तुम कौन होते हो हमको बताने वाले कि हम तेल कहां से खरीदे और कहां से नहीं। वहीं लगातार डोनाल्ड ट्रंप की भद पिटती देख दोस्तों, फिर एक बार निक्की हेली ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कह दिया कि चीन से मुकाबले के लिए भारत जैसा दोस्त तुम्हें नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ इन्होंने इंडिया को भी नसीहत दी है दोस्तों। भारत को लेकर क्या कहा इन्होंने आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वो रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त करवा देंगे, सुनहरे सुनहरे सपने देख रहे थे। लेकिन दोस्तों आज की अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे कि कैसे इन दोनों देशों ने ट्रंप के सपने को तोड़कर रख दिया, चकनाचूर कर दिया दोस्तों। यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर कर दिया बहुत बड़ा हमला, साथ में कई बड़े बिजली केंद्रों को भी उड़ा डाला। जी हां दोस्तों, ठीक 2 दिन पहले लगातार 2 दिन से रशिया ने भी दोस्तों यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया था, जिसके बाद अब यूक्रेन ने रूस पर यह न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया है। बताएंगे अब क्या होने वाला है ट्रंप का रिएक्शन शांति समझौते को लेकर। तो वही 1971 की जंग पर ढाका में ढींगे हाँक रहे थे पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार। बांग्लादेश ने उल्टा दे मारा दोस्तों। इशाक डार ने कहा पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए और नए रिश्तों को गढ़ते हैं, जिसके बाद बांग्लादेश का जवाब सुनकर इशाक डार की हालत हुई खराब। जी हाँ, बताएंगे क्या सोच कर गए थे बांग्लादेश और क्या वाकई में क्या रियलिटी निकल कर बाहर आया है। तो वहीं दोस्तों बीजेपी को नए अध्यक्ष मिलने को लेकर बड़ी खबर है और बिहार चुनाव से भी सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। सारी जानकारियां एक एक करके विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि यही भारत की वर्ल्ड वाली कूटनीति रही तो सुपर पावर भारत को बनने से कोई नहीं रोक सकता और जल्द अपना भारत इन पश्चिमी देशों को तगड़ा जवाब दे पाएगा कि भारत असली में क्या चीज है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के बाद अब यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका के लिए डाक सेवा रोक दी दोस्तों। जर्मनी, फ्रांस, इटली ने सर्विस सस्पेंड कर दिया। ट्रंप का टैरिफ बना सबसे बड़ा वजह बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ बम फेंका था उसका धुआं अब उनकी तरफ ही आने लगा है। रविवार को खबर आई थी कि भारत ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विसेज को बंद कर दिया है। अब यूरोप के देशों ने भी यही कदम उठा लिया है दोस्तों। यूरोप के कई देशों जैसे कि इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, इन्होंने अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है। सर्विस सस्पेंड होने का वजह डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ नियम है। जी हां, ट्रंप प्रशासन की तरफ से 30 जुलाई को एक आदेश आया था जिसमें $800 यानी 70,000 रुपए तक के सामान पर मिलने वाली टैरिफ छूट को खत्म कर दिया गया। ये छूट 29 अगस्त से खत्म हो जाएगी। ऐसे में भारत से अलग यूरोप के देश भी इससे निपटने के लिए अपने अपने तरीके अपना रहे हैं। फॉक्स बिजनेस के मुताबिक व्हाइट हाउस की तरफ से हुई घोषणा में यूरोप से अमेरिका में आने वाले फेंटेनाइल और अन्य अवैध दवाओं को इसकी वजह बताया गया था। यूरोप की सबसे बड़ी शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर DHL ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कह दिया कि ड्यूश पोस्ट और DHL पार्सल जर्मनी अब अमेरिका जाने वाले व्यवसायिक ग्राहकों से सामान वाले पार्सल और डाक सामग्री स्वीकार और ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। DHL के मुताबिक ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, डेनमार्क, स्वीडन, इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस
और बेल्जियम की डाक सेवाओं ने भी ठीक इसी तरह का कदम उठाया है और अमेरिका को शिपमेंट रोक दिया है। दोस्तों, बीबीसी के मुताबिक ब्रिटेन के रॉयल मेल ने भी शिपमेंट अस्थायी रूप से रोक दिया है यूरोप के बाहर। कि अगर बात करें तो सिंगापुर और थाईलैंड जैसे एशियाई देशों ने भी कह दिया है कि वे नए नियमों पर अधिक स्पष्टता आने तक शिपमेंट को रोकेंगे। ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ने कह दिया कि उसने अमेरिका जाने वाले अन्य देशों के कुछ पार्सल के ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सबसे पहले भारत ने यह बड़ा कदम उठाया, उसके बाद यूरोपीय देशों ने भी तगड़ा झटका दे दिया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को और बता दिया कि यूरोपीय देश भारत के साथ संबंध नहीं तोड़ सकते। जैसा कि ट्रंप ने दोस्तों कहा था कि मैंने भारत पर रशिया से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगाया है और मैं यूरोपीय देशों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी भारत पर दबाव बनाए, भारत पर भी रोक लगाए। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये दाव एकदम उल्टा पड़ गया। उल्टा यूरोपीय देशों ने अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया है और दिखा दिया है कि कैसे भारत कभी गलत नहीं होता। जी हाँ, ऐसे में यूरोपीय देशों ने अब जो फैसला लिया है दोस्तों भारत के समर्थन में, अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं तो ट्रंप की हेगड़ी निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए, कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, वहीं भारत के राजदूत विनय कुमार ने कह दिया कि भारत को जहां पर अच्छा सौदा मिलेगा वहीं से भारत तेल खरीदेगा। जी हां दोस्तों, पलटवार करते हुए ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया राजदूत ने। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ का देश सहित दुनिया के अन्य नेताओं ने आलोचना की थी। रशिया से तेल खरीदने को लेकर रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत को जहां पर भी अच्छा सौदा मिलेगा वो वहां से तेल खरीदेगा और सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाएगी। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि भारत ने रूस और अन्य देशों के साथ उसके सहयोग ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिरता में योगदान दिया है और हमारा उद्देश्य भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा और रशिया के साथ भारत के सहयोग ने कई अन्य देशों की तरह तेल बाजार और वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में मदद की है। ऐसे में अमेरिका का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का निर्णय अनुचित ही नहीं बल्कि अविवेकपूर्ण भी है। यानी कि विनय कुमार जी ने क्लियर मैसेज दे दिया है, ट्रंप को कह दिया है कि हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा, जहां से मन करेगा वहां से तेल खरीदेंगे, अपने भारत देश के हित में तेल खरीदेंगे। तुम हमें नहीं बता सकते कि हम किससे क्या खरीदे, किससे क्या ना खरीदे। ये क्लियर मैसेज दिया है दोस्तों ट्रंप को। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर लिखकर। वहीं अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने शुक्रवार को कह दिया कि भारत अमेरिका रिश्ते बहुत अहम है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चीन की बढ़ती ताकत के समय भारत को अलग कर दिया गया तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक गलती होगी। हेली की यह टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर इस टैरिफ लगाने के बाद आया है दोस्तों। वो लगातार ट्रंप को चेतावनियां दे रही है कि भारत के साथ संबंध मत बिगाड़ो, इसमें नुकसान तुम्हारा ही है, नुकसान अमेरिका का ही है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों ट्रंप है कि सुधरने वाले नहीं और सुनते दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि उन्होंने भारत को भी नसीहत दी है दोस्तों। निक्की हेली ने लिखा कि भारत को ट्रंप के रशिया के तेल खरीदने संबंधी फिक्र को गंभीरता से लेना चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बात का जवाब हम निक्की हेली को भी देना चाहेंगे कि समाधान ढूंढने के लिए विचार की तरह बात किया जाता है, एक दोस्त की तरह बात किया जाता है कि मेरे को ये दिक्कत है रशिया के साथ, अगर आप ऐसा करेंगे तो रशिया को सपोर्ट मिलेगा, कृपया करके आप ऐसा ना कीजिए। तो दोस्तों फिर भारत भी अपनी राय रखता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सीधे भारत पर टैरिफ लगाने लगे बिना किसी बातचीत का जरिया ढूंढे, सीधा भारत को चेतावनी देने लगे। यानी कि भारत को हेकड़ी दिखाने की कोशिश की ट्रंप ने और यही आज वजह है कि अपना भारत हर तरीके से अमेरिका को चैलेंज दे रहा है दोस्तों। और उसकी सबसे बड़ी वजह हम आपको हर वीडियो में बताते हैं और वो है भारत की स्वतंत्र नीति। जी हाँ, आज भारत हर एक फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, इसीलिए आज अपना भारत अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के सामने एकदम डटकर सीना चौड़ा करके खड़ा है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों और कमेंट में मेरा भारत महान लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर यूक्रेन ने रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट समेत कई जगहों पर एक साथ ड्रोन से हमले कर दिए। दोस्तों रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने अपने 34वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुर्स्क क्षेत्र में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है। इस हमले में प्लांट में आग लग गई, जिसके बाद रूस सैनिकों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि रशिया के कई बिजली केंद्रों को भी निशाना बनाया गया है। इस हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 34वें स्वतंत्रता दिवस पर उसने रशिया के न्यूक्लियर
प्लांट पर ड्रोन से हमले किए हैं। साथ ही उनके कई बिजली और ऊर्जा केंद्रों को भी निशाना बनाया गया। न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने से काफी वहां अफरा तफरी मच गई। इस हमले के बाद रशिया में हड़कंप मच गया। सैनिकों ने कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। रूस के इस हमले में अभी तक किसी के घायल होने की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन अभी शुरुआती दौर है। हो सकता है दोस्तों दोपहर तक इससे जुड़ी कैजुअलिटी की भी खबरें आ जाएं। आपको बता दें 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ यूक्रेन 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। रविवार को कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश अपनी कोई भी जमीन रशिया को नहीं देगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूरोप के कई नेताओं ने भी जेलेंस्की को बधाई देते हुए कहा कि वे उनके साथ खड़े हैं। जेलेंस्की ने कहा कि हम यानी यूक्रेन इस युद्ध को जीता नहीं लेकिन हारेगा भी नहीं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने उस बड़ी आपदा का सामना किया है जो रशिया ने इस धरती पर लाई थी। साथ ही साथ कहा कि एक ऐसा समय आएगा जब यूक्रेन अपने पूरे देश में शांति स्थापित कर लेगा। यूक्रेन के पास पत्थर जैसा धीरज है, एक ऐसी नजर जो डगमगाती नहीं है और आग और समय से जले हुए लेकिन मजबूत हाथ हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन 1279 दिनों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने यूक्रेनी सैनिकों, स्वयं सेवकों, चिकित्सकों, बचाव कर्मियों, शिक्षकों, अभिभावकों और युवाओं का आभार जताया। इन अटैक के बाद दोस्तों वही सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा शुरू किए गए शांति समझौते का अब क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को एक साथ एक टेबल पर लेकर आने वाले थे, लेकिन इन घटनाओं ने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की बस की बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जितना आसान इस युद्ध को समझ रहे थे और जितना आसान ये समझ रहे थे कि समझौता हो जाएगा, उतना ही मुश्किल है ट्रंप के लिए समझौता करवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 18 अगस्त को यहां तक कि व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ मीटिंग करवाई थी। इसमें रशिया यूक्रेन के बीच सीज फायर पर कोई भी सहमति नहीं बनी थी। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं है। हालांकि जेलेंस्की दोस्तों भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वही इन दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता करवा पाएंगे। ट्रंप से तो उम्मीदें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही उम्मीद बची हुई है, क्योंकि रशिया भारत का बेहतरीन दोस्त है और यही चीज जेलेंस्की को भी पता है कि पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं काटेंगे। ऐसे में अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि लास्ट में भारत ही काम आता है तो दोस्तों अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा और सामने लाइक का बटन है, लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बांग्लादेश पहुंचे इशाक डार कहने लगे पुरानी बातों पर मिट्टी डालते हैं और नए रिश्तों को गढ़ते हैं। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने बांग्लादेश को दे दिया तगड़ा जवाब, बना दिया इशाक डार का मुंह बता दें। पाकिस्तानी विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इशाक डार इन दिनों ढाका के दौरे पर है। उनका मकसद दोनों देशों के रिश्तों को सुधारना बताया जा रहा है, लेकिन 1971 की जंग का मुद्दा एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन गया। जी हां, ढाका पहुंचे इशाक डार ने रविवार को अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार एम तौहीद हुसैन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1971 के मुद्दे पहले ही 2 बार सुलझाए जा चुके हैं। एक बार 1974 में भारत बांग्लादेश पाकिस्तान त्रिपक्षीय समझौते में और दूसरी बार जनरल परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में। इशाक डार ने दावा किया कि जंग और नरसंहार का मामला अतीत में निपट चुका है और अब दोनों देशों को बेहतर भविष्य की ओर देखना चाहिए। लेकिन उनके ऐसा कहते ही दोस्तों तुरंत प्रभाव से बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने तगड़ा जवाब दे दिया, कह दिया कि आप जो भी कह रहे हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार एम तौहीद हुसैन ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के दावे को सीधा खारिज कर दिया। हुसैन ने उनके मुंह पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया कि मैं इशाक डार साहब से सहमत नहीं हूं। अगर वाकई सब हल हो गया होता तो आज भी हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा क्यों कर रहे होते। उन्होंने पाकिस्तान से लंबित वित्तीय मामलों के निपटारे, वहां फंसे पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी और सबसे अहम 1971 के नरसंहार के लिए औपचारिक माफी की मांग दोहराई। एम तौहीद हुसैन ने दो टूक कहा कि बांग्लादेश ने अपना रुख बहुत मजबूती से रखा है। हमें पाकिस्तान से अपेक्षा है कि वो उस त्रासदी के लिए माफी मांगेगा जब लाखों लोग मारे गए थे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि 54 साल पुराने मसलों को एक दिन में हल करने की उम्मीद करना गलत होगा, लेकिन बातचीत जारी रहेगी।
जी हाँ दोस्तों, शेख हसीना सरकार के समय पाकिस्तान बांग्लादेश रिश्ते रसातल में पहुंच गए थे। 2010 में जब हसीना ने 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना के सहयोगियों पर मुकदमे शुरू किए, तब इस तनाव ने नया रूप ले लिया। अब शेख हसीना की सत्ता से विदाई और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश हो रही है। इस बीच दोनों देशों के बीच एक समझौता और 5 MOUs पर दस्तखत भी हुए हैं दोस्तों। इनमें व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दे शामिल है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ऐसे FTA यानी साफ्टा के तहत टेक्सटाइल, दवाइयों, कृषि और IT सेक्टर में मार्केट एक्सेस की मांग की है। वहीं पाकिस्तान ने ऊर्जा आपूर्ति में सहयोग का प्रस्ताव दिया है। लेकिन असली पेच दोस्तों अभी 1971 पर ही अटका हुआ है। दिलचस्प बात यह रही कि ढाका में इशाक डार ने जिस दौरान मसले सुलझने का दावा किया, उसी वक्त वहां मौजूद कई बांग्लादेशी राजनीतिक दलों, BNP, जमात इस्लामी और छात्र संगठनों ने भी पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया कि जब तक 1971 के घावों पर ईमानदारी से माफी और समाधान नहीं मिलेगा, रिश्तों में असली भरोसा लौटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि तगड़ा जवाब दे दिया इशाक डार को। इशाक डार को दोस्तों उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश से ऐसा जवाब मिलेगा, वो भी मोहम्मद यूनुस की सरकार में। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार में भी इशाक डार का मुंह बना दिया गया दोस्तों। और जैसा ही दोस्तों बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया, तो वहां पर इशाक डार क्या करते, उन्होंने एक नया लॉलीपॉप देने की कोशिश की। और नया लॉलीपॉप है स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में स्कॉलरशिप बांटेगा ये कंगाल पाकिस्तान। कर दिया बांग्लादेश को ऑफर। जी हाँ दोस्तों, हास्यास्पद यानी हंसने वाली बात यह है कि अपने लोगों का पेट भरने के लिए दर दर भीख मांगने वाला पाकिस्तान अब बांग्लादेश के छात्रों को शिक्षा मुहैया करवाने और छात्रवृत्ति देने का वादा किया है। जबकि पाकिस्तान के छात्रों को ठीक से छात्रवृत्ति तो मिल नहीं पा रही, ठीक से स्कॉलरशिप तो मिल नहीं पा रहा, वो अब बांग्लादेश के छात्रों को स्कॉलरशिप देगा। जी हाँ दोस्तों, वाकई में है ना हास्यास्पद ये फैसला। अगर आपको भी हंसी जरूर आई है दोस्तों, तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। हमें तो खूब आई। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां दोस्तों 26 अगस्त यानी कि मंगलवार यानी कल इंडियन नेवी के इतिहास में एक अहम दिन जुड़ने जा रहा है। इस दिन इंडियन नेवी में 2 वॉरशिप एक साथ कमीशन होंगे जो स्वदेशी हैं और दोनों भारत में ही अलग अलग शिपयार्ड में बने हैं। इन वॉरशिप का नाम है उदयगिरी और हिमगिरी। ये दोनों एडवांस्ड फ्रंट लाइन फ्रिगेट है। उदयगिरी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो यानी WDB का डिजाइन किया हुआ 100वां शिप है। ये भारत में शिप बिल्डिंग की ताकत और क्षमता को भी दिखाता है। नेवी के बेड़े में शामिल होने के बाद हिमगिरी और उदयगिरी अलग अलग तरह के मिशन पूरे करेंगे, जिसमें कॉम्बैट एक्सरसाइज, विदेशी तैनातियां और जॉइंट अभियान शामिल है। इनकी गश्ती सीमा यानी पेट्रोल रूट अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक और आगे पश्चिमी प्रशांत महासागर और पश्चिमी अफ्रीकी तट तक फैला होगा। ये दोनों वॉरशिप नीलगिरी क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट है। इन्हें प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है और ये नेवी के सबसे आधुनिक वॉरशिप हैं। अगली खबर की बात करें, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख दिखाया है। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान उसके सामने झुक जाए। वो तेहरान में अपने इशारे के लोग चाहता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। उन्होंने अमेरिकी प्रयासों का मुकाबला करने के लिए ईरानियों से एकजुटता का आह्वान किया है। खामेनेई का बयान ऐसे समय आया है जब ईरानी नेता अपने परमाणु कार्यक्रम पर यूरोप के नेताओं से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। खामेनेई की वेबसाइट पर रविवार को उनका बयान जारी हुआ, जिसमें खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल के लिए सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। उनका ये बयान ईरान और इजराइल के बीच 12 दिवसीय युद्ध रुकने के ठीक 2 महीने बाद आया है। वहीं आपको बता दें, डेमोक्रेटिक राज्यों को ट्रंप ने फिर दे दी फौज भेजने की धमकी। गवर्नर मूर ने दिया करारा जवाब। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा शासित राज्यों पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा शासित राज्यों और शहरों में फौज भेजने की धमकी दी है। इस बार उन्होंने मैरीलैंड के गवर्नर वेज मूर को निशाना बनाया, जिन्होंने ट्रंप को बाल्टीमोर आकर सार्वजनिक सुरक्षा पर बातचीत का न्योता दिया था। इसको लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बाल्टीमोर में भी वैसे ही सैनिक तैनात कर देंगे जैसे उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में किए हैं। उन्होंने मूर पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर वेस मूर को मदद चाहिए जैसे गेवियन न्यूज़म को LA में थी, तो मैं सैनिक भेज दूंगा और अपराध खत्म कर दूंगा। हालांकि ट्रंप के इस टिप्पणी पर मैरीलैंड के गवर्नर वेज मूर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने ट्रंप को इसलिए बुलाया ताकि वो जमीनी हकीकत देख सके, लेकिन ट्रंप तथ्यों से आंखें मूंदे हुए हैं। मूर ने CBS के शो फेस द नेशन में कहा कि राष्ट्रपति का ध्यान मुझ पर है, लेकिन मेरा ध्यान उन लोगों पर है जिनकी मैं सेवा करता हूं।
तो दोस्तों वहीं बता दें, भारतीय थल सेना प्रमुख का अल्जीरिया का दौरा, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मिलेगा नया आयाम। जी हाँ, भारत और अल्जीरिया के बीच के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी 25 अगस्त से 28 अगस्त तक अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये जानकारी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान में दिया गया है। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी अल्जीरिया जा चुके हैं। ऐसे में ये बात साफ हो चुकी है कि भारत अल्जीरिया के साथ मजबूत रणनीतिक रिश्ते बनाने को लेकर गंभीर है। जनरल द्विवेदी जी की इस यात्रा को लेकर भारतीय सेना की आधिकारिक एजेंसी ADGPI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा पर गए। ऐसे में आप दोस्तों उनको ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, बीजेपी को क्या जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष? जोधपुर में होने वाली RSS की बैठक में लगेगी नाम पर मुहर। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बदलाव को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है, क्योंकि अगले महीने राजस्थान के जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की 5 से 7 सितंबर तक 3 दिवसीय समन्वय बैठक आयोजित होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है। इस 3 की बैठक में बीजेपी और RSS के दिग्गज नेता शामिल होने जा रहे हैं। बैठक में RSS के प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले, सह सर कार्यवाह राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य और सभी कोऑर्डिनेटर मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी की ओर से JP नड्डा, BL संतोष, सुनील बंसल, सौदान सिंह, शिव प्रकाश और V सतीश जैसे नेता शामिल होंगे। इसके अलावा RSS के उप संगठनों के प्रमुख और RSS के मेंबर्स भी इस बैठक में शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या इस पर राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, बिहार चुनाव से बड़ी खबर, जहां NDA में सीटों का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी और JDU के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही है। दोस्तों चिराग के खाते में क्या आएगा आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। NDA बोले तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। इंडियन एक्सप्रेस में सूत्रों के हवाले से प्रकाशित खबर में बताया गया है कि बीजेपी और जनता दल के बीच लगभग सहमति बन गई है। खबर है कि दोनों पार्टियां 243 सीटों में से 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। चिराग पासवान की पार्टी वही बोले तो LJP यानी RV 40 सीटें मांग रही हैं, लेकिन उसे लगभग आधी सीटें मिल सकती है। बाकी सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी सेकुलर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जा सकती है। अगर मुकेश सहनी की पार्टी VIP बोले तो विकासशील इंसान पार्टी जो अभी RJD कांग्रेस के महागठबंधन के साथ है, पाला बदलती है ये तो समीकरण बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 5400 करोड़ की परियोजनाओं की दे रहे होंगे सौगात। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जी अहमदाबाद में 5400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वो सोमवार शाम को एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी बीच दोस्तों, यदि भी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।